मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान ऐतिहासिक संख्या में 146 सांसदों के निलंबन के विरोध में विपक्ष के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक के नेता सड़कों पर उतरने वाले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और गठबंधन के कई अन्य सदस्य सुबह 11 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन को संबोधित करेंगे। वहीं इससे पहले कल गुरुवार को विपक्षी सांसदों ने निलंबन को लेकर संसद से विजय चौक तक मार्च किया था। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से लोकतांत्रिक तरीके से व्यवहार करने का आग्रह किया। खड़गे ने आरोप लगाया कि भाजपा को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। संसद एक बड़ी पंचायत है, संसद में नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी सुरक्षा उल्लंघन के बारे में अवगत कराने के लिए सदन में नहीं आए। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार आज शुक्रवार 22 दिसंबर को होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल 9 विधायक मंत्रिमंडल की शपथ लेंगे। इन 9 विधायकों के नाम की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कल गुरुवार को बताया कि इनमें बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, दयालदास बघेल, केदारस कश्यप, ओपी चौधरी, टंकराम वर्मा, श्याम बिहारी जायसवाल और लक्ष्मी राजवाड़े का नाम शामिल है। ये सभी विधायक आज शुक्रवार को गवर्नर हाउस जाकर 11:45 पर शपथ। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है, लेकिन वह मुख्यमंत्री बनने के बाद अपना पहला ही चुनाव हार गए हैं। दरअसल भारतीय कुश्ती संघ में हुए चुनाव के नतीजे कल गुरुवार को घोषित किए गए, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए उत्तर प्रदेश के संजय कुमार सिंह को चुना गया है। उन्हें बीजेपी सांसद और WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का करीबी माना जाता है। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए फॉर्म भरने वाले लोगों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का नाम भी शामिल है, जिन्हें केवल 5 ही वोट मिले और वे ये चुनाव हार गए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव वर्तमान में मध्य प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं और भारतीय कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष। बृजभूषण के करीबी संजय सिंह के भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बनने के बाद पहलवान साक्षी मलिक ने रोते हुए कुश्ती छोड़ने का ऐलान किया है। मामले को लेकर कांग्रेस ने कहा कि ये आंसू मोदी सरकार की देन है। कांग्रेस ने कहा कि देश की बेटी साक्षी मलिक न्याय मांग रही थी, सरकार के तमाम लोगों से मिली, धरना दिया, लाठियां खाई और आज इतना मजबूर हो गई कि संन्यास ले लिया। दुर्भाग्य की बात है कि देश विदेश में अपनी ताकत का लोहा मनवाने वाली देश की बेटी आज कह रही है कि मैं हार गई। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन 22 जनवरी 2024 को किया जा रहा है। ऐसे में तमाम बड़े नेताओं को इस समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजे जा रहे हैं। इस बीच खबर है कि कांग्रेस को भी इस समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण दिया गया है। वहीं इस निमंत्रण पर प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी ने आभार जताया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कल गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने हमें न्योता दिया है, आमंत्रित करने के लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। आगे देखते हैं, आप लोगों को पार्टी के रुख के बारे में जल्द ही जानकारी दी जाएगी। जहां तक समारोह में शामिल होने की बात है, इसके बारे में आप सभी को 22 जनवरी को पता चल जाएगा। कल गुरुवार 21 दिसंबर को हुई CWC की बैठक के बाद कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि देश का मूड अब बीजेपी के खिलाफ है। हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस और इंडिया का गठबंधन इस तानाशाही और शासन के खिलाफ लड़ने जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जिस तरह से पेश आ रही है, चाहे संसद में या बाहर, उसके कारण विपक्ष के लिए कोई समान अवसर नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि जैसे संसद में सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है, वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि एक ही पार्टी शासन करने के लिए योग्य है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का मतलब सरकार और मजबूत विपक्ष और जीवित मीडिया होता है, लेकिन वो विपक्ष और मीडिया नहीं चाहते हैं, वो तानाशाही चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कल गुरुवार को आतंकवादियों ने सेना के 2 वाहनों पर घात लगाकर हमला किया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस आतंकी हमले में 4 जवान शहीद हो गए और 3 जवान घायल हुए हैं। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान समर्थित PAFA यानी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ली है। वहीं इस हमले के बाद सेना ने भी तुरंत जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ देर रात तक जारी रही
और रात होने के बाद भी पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी गई, जिससे कि दहशतगर्द मौके से भाग न निकलें। हमले की जानकारी देते हुए सेना के अधिकारी ने बताया कि राजौरी सेक्टर के थाना मंडी इलाके में जवान बुधवार शाम से पहले चल रहे ज्वाइंट ऑपरेशन को मजबूती देने जा रहे थे। इसी दौरान आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन 48 राष्ट्रीय राइफल्स इलाके में हो रहा है। यहाँ लगातार गोलीबारी भी हो रही है और 1 महीने से भी कम समय में इस क्षेत्र में सेना पर यह दूसरा आतंकी हमला है। इसराइल हमास में जारी युद्ध के बीच हमास नेता की मिस्र यात्रा, यूएनएससी में युद्ध विराम के प्रस्ताव की चर्चा, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा बनाए जा रहे युद्ध विराम के दबाव की खबरों के बीच हमास ने साफ कर दिया है कि वह युद्ध खत्म होने तक बंधकों को रिहा नहीं करेगा। हमास ने कहा कि जब तक इसराइल युद्ध खत्म करने पर सहमति नहीं जताएगा, वो बंधकों को नहीं छोड़ेंगे। टेलीग्राम पर अरबी भाषा में जारी एक बयान में हमास ने कहा कि फिलिस्तीन के लोगों का निर्णय है कि बंधकों या कैदियों की अदला बदली को लेकर आगे कोई बातचीत तब तक शुरू नहीं होगी जब तक आक्रामकता खत्म नहीं होगी। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर किए गए हमले के बाद 240 लोगों को बंधक बना लिया था और इस हमले में इसराइल के 1200 से अधिक लोग मारे गए थे। तभी से इसराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है और इसराइल हमलों में अब तक 20,000 से अधिक गजावासियों की मौत हो चुकी है। वहीं बंधक बनाए गए 240 लोगों में से कुछ को पहले युद्ध विराम समझौते के दौरान छोड़ दिया गया था। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि गजा में इसराइल के 120 बंधक अब भी हैं। इसराइल हमास में जारी युद्ध के बीच ताज़ा जानकारी के मुताबिक हमास ने गजा पट्टी से इसराइल के टेल अवीव पर कई रॉकेट दागे हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की खबर के अनुसार टेल अवीव में सायरन सुने जाने के बाद लोगों को बम शेल्टर में शरण लेनी पड़ी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि इसराइल के ड्रोन सिस्टम ने रॉकेटों को हवा में ही मार गिराया और इससे किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। वहीं इस्राएली सेना का कहना है कि पिछले 24 घंटों में उन्होंने गजा में 300 से अधिक ठिकानों पर हमले किए हैं। झारखंड के चाईबासा क्षेत्र में माओवादियों ने बम विस्फोट कर गोयलकेरा पोसैता रेलवे स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माओवादियों के इस विस्फोट के बाद हावड़ा मुंबई रेल लाइन पर ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया है और कई ट्रेनें ठहर गई हैं। रेलवे अधिकारियों ने घटना की पुष्टि की। खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि माओवादियों ने अपना प्रभाव दिखाने के लिए आज 22 दिसंबर शुक्रवार को भारत बंद की भी घोषणा की है। वहीं घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी वहां भेजे गए हैं। दिल्ली की एक अदालत ने संसद की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों की पुलिस हिरासत कल गुरुवार को 5 जनवरी तक बढ़ा दी है। सागर शर्मा, मनोरंजन डी, नीलम आजाद और अमोल शिंदे को पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर के समक्ष पेश किया गया था और इस दौरान अदालत ने पुलिस के दायर एक आवेदन पर आरोपियों की हिरासत बढ़ा दी। बता दें कि चारों आरोपियों को 13 दिसंबर को गिरफ्तार किए जाने के बाद उनकी पहले दी गई 7 दिन की पुलिस हिरासत की अवधि कल गुरुवार को समाप्त हो रही थी, इसलिए उन्हें अदालत के समक्ष पेश किया गया था। खालिस्तानी आतंकी पन्नू की कथित हत्या की साजिश के मामले में लगाए गए आरोपों पर प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए बुधवार को एक बयान में कहा था कि अगर कोई हमें कोई जानकारी देता है तो हम निश्चित रूप से इस पर गौर करेंगे। वहीं पीएम मोदी के इस बयान के एक दिन बाद मामले को लेकर अमेरिका के एक प्रमुख राजनयिक ने कहा कि भारत और अमेरिका ने इस मुद्दे को मैच्योरिटी और चतुराई से हैंडल किया है। वहीं अब पीएम मोदी के इस बयान के एक दिन बाद मामले को लेकर अमेरिका के एक प्रमुख राजनयिक ने कहा कि भारत और अमेरिका ने इस मुद्दे को मैच्योरिटी और चतुराई से हैंडल किया है। ऐसे में दोनों देशों के रिश्ते नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। बता दें कि यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष अतुल केशप ने कल गुरुवार को एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू के दौरान यह बात कही। कोरोना वायरस एक बार फिर देश में अपना डर फैला रहा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसके नए सब वेरिएंट JN.1 की अब तक कई राज्यों में पुष्टि की जा चुकी है। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना के 11 नए केस दर्ज किए गए, जिसके बाद वहां एक्टिव केसेस की संख्या 53 हो गई है। वहीं सिंधुदुर्ग जिले में 41 साल का एक पेशेंट JN.1 से पीड़ित हुआ था। हालांकि उसका स्वास्थ्य अब बेहतर बताया जा रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद में भी कोरोना की एंट्री हो गई है। गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे में दूसरा मामला सामने आया है,
जबकि लखनऊ में भी नए वेरिएंट का पहला मामला सामने आया। बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में भी सब वेरिएंट के मरीज 4 हो गए हैं। वहीं इस बीच कई राज्यों में मिले नए सब वेरिएंट JN1 के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि नए वेरिएंट से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि उन्होंने लोगों से एहतियाती कदम उठाने और सतर्क रहने की बात कही है। आपको बता दें कि भारत में अब तक JN1 सब वेरिएंट के 21 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला कल 21 दिसंबर गुरुवार को पार्ल के बॉलैंड पार्क में खेला गया और इस मैच में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 78 रनों से हरा दिया है और इसी के साथ भारत ने 3 वनडे मैचों की सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया। बता दें कि मैच में टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका की टीम ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। वहीं बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी भारतीय टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 296 रन बनाए। इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 45.5 ओवर में 218 रनों पर ही ढेर हो गई। स्टॉक मार्केट आज शुक्रवार 22 दिसंबर को फ्लैट नोट पर खुली है, जहां निफ्टी 21,350 के लेवल पर खुला तो वहीं बैंक निफ्टी 47,800 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एशियाई बाजारों में खरीदारी है, जबकि अमेरिकी वायदा बाजारों में हल्की नरमी दर्ज की जा रही है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।